टॉपिक में हम डेवलपमेंट साथ साथ करते हैं। तो अभी मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम हम इस टॉपिक को कितना स्टडी करें, क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री कितनी टच करें, हमें बैकग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसराइल और फलस्तीन जो है उसका मैप क्या है। यूएन ने जो रिफरेंडम की बात की थी या यूएन ने जो रेजोल्यूशंस पास की थी वो रेजोल्यूशंस कौन सी हैं, ठीक है। करंटली इसराइल और फलस्तीन के पास क्या क्या पोजीशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जी अयाज, मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आइडिया है क्योंकि अभी मैं टॉपिक्स नहीं करा रही ना। लाइक मैं इसराइल और फ़लस्तीन स्टार्ट करने लगी हूँ तो मैं उसकी स्लाइड शेयर मेरे पास बनी है। अभी मैं आपको स्लाइड शेयर जो है वो दिखा देती हूँ, आपके लिए चीज़ें ईज़ हो जाएँगी। मैं आप लोगों का ना, मैं ये सोच रही थी कि रोज़ाना एक ही टॉपिक आपके ग्रुप में शेयर करने से बेटर ये है कि मैं वो ड्राइव में अपलोड कर दूँ। तो मैंने सारे स्केड्यूल्स बना दिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास हार्ड फॉर्म में थे तो मैंने वो स्कैन्स वगैरह कर दिए हैं। मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ ना, वहीं पे मैं एक फ़ोल्डर नोट्स का बना के उन सारी चीज़ों को जो है वहीं पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। अच्छा, एक और बात है, एक मिस ने मुझे कहा था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने लेक्चर भी नहीं लिए, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दें। मैंने उन्हें कॉल करने का कहा था, आर यू देयर मिस? आप में से कोई है जिन्होंने मुझे आज ये कहा था? मैंने आज उन्हें कॉल का कहा था। तो प्लीज़ क्लास के बाद जो है वो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? लाइबा मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अभी ये क्लास खत्म होती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, तो पॉइंट ये है मेरे पास कि जब हम किसी भी टॉपिक को देखेंगे ना, तो उसकी हिस्टोरिकल डोमेन को इतना देखना नहीं है, हमने करंट इश्यूज़ पे डिबेट करनी है। अब करंटली अगर मैं बात करती हूँ ना, तो करंटली जो फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें वन ऑफ द वेरी मेजर क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि वहाँ पे ये जो इश्यू है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है ना? आपको नज़र आ रहा है कि उनके साथ जो किया जा रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पे की जा रही है। मोर ओवर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है राफ़ा में क्या डेवलपमेंट हो रही है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो नेतन्याहू की जो है वो एक उनका प्रिज़न चार्ज उन पे लगाया हुआ है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में क्या रोल है यूएस का, क्या रोल है पाकिस्तान का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या है? वन स्टेट सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन है? आपको एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि हिस्टोरिकल डिबेट क्या करो इस पे। हाँ, वो ये कहेगा कि यूएन ने जो रेजोल्यूशंस दी थी उस पे अपलोड क्यों नहीं हो पा रहा, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पे वो क्रिटिकल एनालिसिस आपसे मांगेगा। लेकिन आपको एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि आपको जो है जी इसकी ओल्ड डेप्थ पे जाना है, या आपको सीरियन क्राइसिस पे जाना है, या आपको जो है डिस्कस करना है जी के राफे मूवमेंट्स क्या है। ये सारी चीजें वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जी, ईरान इसराइल। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो वॉर है, इस वॉर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस वॉर में जो टॉक्स हैं वो टॉक्स किस बारे में है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है वो हमास क्या है, इसराइल के अंदर जो है वो लड़ाई किस जोन पे है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब अगर इसराइल फ़लस्तीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसराइल ने जो है वो वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई किया हुआ है 1967 से, जब वहाँ पे मिडल ईस्ट वॉर हुई थी, ठीक है। तो अब फ़लस्तीनियों को क्या इशू है? फ़लस्तीन में दो तरह की जो गवर्नमेंट, जो दो तरह के जो पॉलिटिकल पर्सनल्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो वहाँ की पीएलए, ठीक है, दूसरा फ़लस्तीनियन लिबरेशन आर्मी वहाँ पे है, और दूसरा वहाँ पे हमास है, ठीक है। अम, देखिए पॉइंट ये है ना कि एग्जामिनर हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं पूछता। एग्जामिनर का हर टॉपिक के मुताबिक यही क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको वो कोई इशू दे रहा है या कोई पैक दे रहा है तो उसकी उसकी वजह से पूरे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड पे क्या इशू आ सकता है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसके फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का क्या क्या आ सकती है। तो ये वही स्टूडेंट बता सकता है जिस स्टूडेंट को हिस्ट्री आती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह
रही हूँ कि हिस्ट्री आनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के चक्कर में आप ये चीज़ ना भूल जाएँ कि करंटली एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चनेयर किस तरह से देगा, ठीक है ना? आप में से कोई भी स्टूडेंट एक काम करेगा, नजफ़ एक काम कीजिएगा ज़रा, राइट देयर यू आर इन क्लास, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना सीए का, जो अभी 2023 में जो पेपर हुआ है करंट अफेयर्स का, वो पेपर ज़रा निकाल के मुझे यहाँ मैसेज बॉक्स में जो है ना मुझे वो पीडीएफ शेयर कीजिएगा, लाइक वो यहाँ पे शेयर कीजिएगा ज़रा, प्लीज़ ज़रा ये हेल्प कीजिएगा, ताकि मैं एक बार ना क्वेश्चन की स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बता दूँ। वहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे शेयर कर दें ज़रा इनबॉक्स में, ठीक है? इनबॉक्स कर दें, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ हिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को व्हाट ऑफ द टॉपिक नहीं पता ना, तो आप क्रिटिकल अप्रोच में जा ही नहीं सकते, आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता इसराइल फलस्तीन के दरमियान में इशू क्या है, तो मुझे क्या समझ आनी है कि टू स्टेट फिनोमिना है, वन स्टेट है, कौन वन स्टेट परस्पेक्टिव कह रहा है, कौन टू स्टेट परस्पेक्टिव कह रहा है, हमने चीजों को किस एंगल में लेके चलना है, ठीक है ना? तो हम उस चीज को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। तो आप लोगों की देखो, जैसे मैंने ये पूरी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया कि किस तरह इनके दरमियान में अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, फिर शिया स्विस कैंपेन, सिनाई स्विस कैंपेन हुई, 6 डे वॉर हुई बिटवीन द अरेबियन स्टेट्स एंड द इसराइल, और फिर किस तरह अब पहले ये था कि इट्स नॉट द वॉर बिटवीन फलस्तीन एंड इसराइल, इट्स वॉर बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड द इसराइल। जब इसराइल ने अपने आप को रिक्लेम किया एज अ पावर एंटिटी, तो अरब स्टेट्स ने जो है उनके साथ एक 6 डेज वॉर की, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? जिसमें जब इसराइल वॉर वन हो गया, तो उसने वो सिनाई का इलाका भी अपने पास कर लिया, उसने दूसरी स्टेट्स के साथ जो है किसी ने फिर पैक्ट कर लिया है, किसी ने फिर नॉर्मलाइजेशन कर ली, और अब तो हम वो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि अब इसराइल अरब रीअप्रोचमेंट हो रही है। अब इसराइल अरब रीअप्रोचमेंट क्या है? इसका मतलब है कि अरब ममालिक इसराइल के साथ अपनी जो डीलिंग्स हैं वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जिसमें हमें यूएई कतर नज़र आता है, उसमें हमें जो है वो इब्राहिम जो अब्राहम अकॉर्ड है वो नज़र आता है, उसमें हमें जो है वो डील ऑफ द सेंचुरी जो डोनाल्ड ट्रंप के इरा में हुई वो नज़र आता है, उसमें हमें न्योम सिटी की बिल्डाइजेशन जो है वो नज़र आती है सऊदी फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू कवर, ठीक है, इन order to get good grades in Pakistan, in current affairs। लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो हमें ये चीज़ों पे डिबेट नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग हिस्ट्री को ही पढ़ लो, मतलब आप ये समझो कि इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट बस ये है कि इसराइल ने ये इलाका लिया, फ़लस्तीन ने ये इलाका लिया, ये वॉर हुई थी, इतने डेज की वॉर थी और अब ऐसे ऐसे चल रहा है। नहीं, अब करंटली डिबेट जो है वो हमास की है, करंटली डिबेट वहाँ पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन की है, करंटली ये डिबेट है कि जितने भी अदारे हैं, सॉरी क्लास जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों चुप है, पाकिस्तान क्यों चुप है, जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर एंटिटी है। तो डिबेट ये है कि इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट 2 स्टेट सॉल्यूशन में जाएगा या 1 स्टेट सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है? इसी तरह जब हम अगर इसके बाद हम यूक्रेन रशिया के टॉपिक की बात करते हैं या ताइवान क्राइसिस की बात करते हैं, तो हमने ताइवान पहले एक स्टेट था, चाइना बाद में चाइना को बाद में एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद ताइवान को एज अ सेपरेट एंटिटी जो है उससे वो छीन ली गई। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन करंट डिबेट क्या है कि चाइना ताइवान पे क्या क्लेम कर रही है, चाइना क्यों उसको अपना पार्ट बनाना चाहती है, ताइवान सेपरेट क्यों होना चाह रहा है, इसमें यूएस का रोल क्या है, इसके रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस क्या है। तो करंटली हमने उस चीज़ को कवर करना है। एग्जामिनर हमेशा जब भी हिस्ट्री पूछता है ना, तो वो कहता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताओ विद क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसका मतलब ये होता है कि हिस्ट्री को लिटिल बिट जो है वो डिस्कस करो, लेकिन आपका फ्रेमवर्क यही है कि फ्यूचर कंसर्न्स क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, फ्यूचर जोन्स क्या है। नजफ आई एम वेटिंग ना, मुझे यहाँ पे शेयर कर दो, आई एम वेटिंग, ताकि मैं थोड़ा एक बार ना आप लोगों को क्वेश्चन ए का क्राइटेरिया बता दूं, ताकि आप लोगों के पास भी जो चीज़ें हैं ना वो इजी हो जाए। अब देखें, आप लोग भी सारे इनबॉक्स खोल लें। अब यहाँ पे शाजिया ने भेजा है, थैंक यू।
अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ठीक है नजफ़ आप भी भेज दो। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस हिस्टोरिकल पाकिस्तान एंड टर्की बायलैटरल रिलेशंस बियॉन्ड द एरियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रेल्म्स, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट इन द हिमालयाज, द अरेबियन, द पेनिनसुला एंड द साउथ कॉकेसस, ठीक है। अब वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हिस्टोरिकल रिलेशन बताएं टर्की और पाकिस्तान का, ठीक है, कि क्या रिलेशन रहा है, क्या बायलैटरल रिलेशन रहा है। हमने पाकिस्तान और टर्की की फॉरेन पॉलिसी पे जो इंटरेस्ट है वो डिस्कस करने हैं, लेकिन उन्होंने कहा है सोशियो इकोनॉमिक को साइड पे रख के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से देखें, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल फ्रेमवर्क से देखें। ये नहीं बताएं कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जो है वो सोशियो इकोनॉमिक में ये डेवलपमेंट्स हुई, इकोनॉमिकली हमने इतना एड लिया, उन्होंने इतना दिया। वो कह रहे हैं इस सेक्टर को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। आपने जो है वो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने और फिर उसका फ्यूचर इम्पैक्ट जो है, उसका करंट इम्पैक्ट जो है वो हिमालयाज पे, अरेबियन पेनिनसुलास पे और साउथ कैकोकस पे क्या आया। तो आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करोगे, लेकिन आपकी क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है वो यही होगी कि उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसका जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट क्या आया, ठीक है। तो आपके एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चन देता है तो एग्जामिनर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं देता कि उसने आपको एक टॉपिक दे देना है कि जी राइट अ नोट ऑन फलस्तीन इशू या राइट अ नोट ऑन कश्मीर इशू, राइट अ नोट ऑन जो है जी आप वट एवर द टॉपिक इट इज, लाइक वो आपको ये कह दे कि जी राइट अ नोट ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, राइट अ नोट ऑन ताइवान इशू। नहीं, वो आपको एक क्वेश्चन के अंदर, एक टॉपिक के अंदर डिफरेंट एरियाज पे बात करना पे गौर करता है, ठीक है। और उसका हर चीज पे सिनेरियो ये होता है कि आपको इश्यूज पता हो, आपको इम्पैक्ट्स पता हो और उसकी क्रिटिकल अप्रोच पता हो। जैसे कि अब देखो एक क्वेश्चन है, द यूएन क्लाइमेट कमिट्स COP 27। अब तो COP 28 भी जो है उसकी भी, उस पर भी डिस्कशन हमें करनी है। द यूएन क्लाइमेट समिट COP 27 इन शर्म शेख इजिप्ट के अंदर जो है उसने क्या डिस्कस किया, पाकिस्तान के अंदर जो कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया वो और क्लाइमेट चेंज, और उसने डिस्कस किया कि ये जो है ये किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो एपिडेमिक्स और अदर मल्टीनेशनल डिमेंशंस पे डेंजर कर सकता है। तो आपने उसने बात बताई है कि ये डिस्कशन हुई है, ये उसने आपको नहीं कहा कि इसमें से आप कुछ डिस्कस करो। उसने कहा कि यूएन की क्लाइमेट चेंज के अंदर डिस्कस किया गया पाकिस्तान के कैटास्ट्रोफिक समर फ्लड जो कि हुए बाय क्लाइमेट चेंज एंड द कंट्री, उसकी वजह से कंट्री ने जो है वो थ्रेट्स जो है फेस किए, एपिडेमिक्स फेस किए, मल्टी डिमेंशनल डेंजर्स फेस किए। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा, डिस्कस द COP 27 रोड मैप to face the challenges of climate change and proposed measure for the construction and rehabilitation of Pakistan। तो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्वेश्चन की एनालिसिस को देखो। अब मेरा जैसा पर्सन जो है ना इस क्वेश्चन को किस तरह लिखेगा, मैं सबसे पहले जो है ना एक हेडिंग बनाऊंगी इंट्रोडक्शन की, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगी कि COP 27 के अंदर कितनी स्टेट्स थी और COP 27 का मेजर पर्सपेक्टिव जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया गया, और बाकी भी इनिशिएटिव्स बताऊंगी कि क्या क्या डिस्कशन हुई। फिर मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कैटास्ट्रोफी समर जो कैटास्ट्रोफी हुई यहाँ पे फ्लड की, उसकी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, और फिर उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज पाकिस्तान के अंदर आए, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी जो फोकस ऑफ द क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो COP 27 के अंदर जो स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई वो स्ट्रेटेजी किस तरह पाकिस्तान को हेल्प करेगी, उसके लिए पाकिस्तान को किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने दी पाकिस्तान को उस स्ट्रेटेजी को किस तरह रिक्लेम करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा देखना है कि एग्जामिनर ने फोकस किस पे दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स बताओ क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट को ये नजर नहीं आया होगा कि उन्होंने जो पहले वाला क्वेश्चन किया है, जो उन्होंने पहले बोला है, उन्होंने बताया है कि जो COP 27 था उसमें ये चीज बताई गई थी, डिस्कस्ड हुई थी। उसने आपको नहीं कहा कि आप वो जो है वो चैलेंजेस वो इश्यूज डिस्कस करो, उसने आपको कहा आप रोड मैप बताओ कि उन्होंने कौन से चैलेंज, कैसे उन्होंने काउंटर स्ट्रेटेजीज दी हैं। तो उसके लिए आप थोड़े इश्यूज को डिबेट करोगे, थोड़ा बताओ कि COP 27 क्या है, लेकिन आपका मेजर
फोकस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान पे ही होगा कि COP27 ने क्या रोड मैप दिया है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि करंट अफेयर्स में मार्क्स तब तक नहीं मिलते हैं जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज करना ना सीख लो, ठीक है। और एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, एग्जामिनर ने जो है वो क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप उसके क्वेश्चन को किस तरह समझ रहे हो। अब देखो एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन which have considerable socio economic and political and strategic consequences on the world. Explain its devastating impact on Pakistan and its real lesson for the country's survival. अब देखो उसने एक क्वेश्चन के अंदर 3 डायमेंशंस दिए हैं। वो कह रहे हैं कोर कॉजेज ऑफ रशियन यूक्रेन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, बताओ क्या कोर कॉज होगा। कोई एक बच्चा मुझे बता सकते हैं एक मैसेज में का, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप कौन सा कोर कॉज यहाँ पे डिस्कस करोगे। एनीवन क्लास, जस्ट एक सिंपल मैसेज में, जिसने ये टॉपिक पढ़ा है, जिसने समझा हुआ है, जिसे थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री का आइडिया है। यूएसए इंटरवेंशन। अच्छा, और कौन बताएगा। इन्वॉल्वमेंट इन नेटो। और कोई बताएगा। देखो वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मेजर कोर रीजन है ना वो ये है कि इट वाज अ वॉर बिटवीन इट वाज अ वॉर एट द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एरा में ना एक तरफ नेटो था, दूसरा तरफ वर्सा फैक्ट था। अब रशिया को यूक्रेन से ये कंसर्न नहीं है कि उसकी यूक्रेन के साथ कोई वॉर है, नहीं। रशिया को कंसर्न ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन रहा है और वहां पे अमेरिका एक प्रॉमिस को ब्रोक कर रहा है। जो प्रॉमिस ये था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वोकल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो नेटो को एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कोर इशू है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है जी के डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन which have considerable socio-economic and political and strategic consequences. आपने जब वो कोर इश्यूज बताने हैं तो उसके साथ साथ ये पुट अप करना है कि उसकी वजह से कौन कौन से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज हमें नजर आए हैं। वो लिटिल बिट डिबेट करोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या नजर आया है। और उसके बाद आपने जो आपका फोकस है ना, जो आपका मतलब अगर 8 साइड्स पे पेपर लिख रहे हो या एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो पहले 4 साइड्स पे आप लिखोगे डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन व्हिच हैव कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। जिसमें आप कॉन्सिक्वेंसेज को इतना हाईलाइट नहीं करोगे, आप कोर इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करोगे, ठीक है। और साथ बताओगे कि इनकी वजह से कौन कौन से इश्यूज जो है वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट में गए या सोशल या इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज में गए। और बाकी 4 साइड्स पे, 4 से 4.5 या 5 साइड्स पे आप डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ही बताओगे कि पाकिस्तान पे कौन कौन से पड़े। पाकिस्तान की आप इसके अंदर फर्दर हेडिंग्स दे सकते हो। पॉलिटिकल वाइज जो है वो ये हुआ, हमने पॉलिटिकल इंसर्जेंसी देखी, ठीक है ना, हमने एक पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट देखी इस पे। फिर हमें इकोनॉमिक बर्डनाइज भी हुआ और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का एक साथ जो है वो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स में जाना पाकिस्तान की कंट्री के लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, हम वहां पे ये चीज को भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स के अंदर जो है ना हमने ये चीज समझनी है कि ठीक है, ओके, करंट अफेयर्स में पास पेपर से क्वेश्चंस आते नहीं है हमेशा। जो टॉपिक है वो करंट जोन से आता है, करंट अपडेटिंग डेवलपमेंट से आता है, लेकिन पास पेपर्स पढ़ा करो। पास पेपर्स पढ़ने से आपको एक्चुअली एनालिसिस हो जाता है कि एग्जामिनर का फोकस क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए। जी वो इकोनॉमिक इशू में ही आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमने वो नॉर्मल इशू नहीं डिस्कस करने, यहाँ पे हमने वो इम्पैक्ट बताना है जिसने पाकिस्तान की कंट्री के लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया था। और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जोन में हमें नजर आया, पॉलिटिकल इंसर्जेंसी के अंदर नजर आया हमें। फिर जी अगला क्वेश्चन है
discuss the project idea of China-Pakistan economic corridor, which is a great leap forward of economic regionalization in the globalized world. Explain its potential advantages and challenges in the future prospects. सबसे पहले कह रहा है कि जो आइडिया है सी पैक का वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा बताओ कि पाकिस्तान इसमें ट्रांजिट इकोनॉमी करवा सकता है, पाकिस्तान के लिए किस तरह बेनिफिशियल है, ये इसमें कौन-कौन से रूट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या ज़ोन्स हैं। तो ये जो पहला यहाँ तक है ना ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड तक, तो इस यहाँ तक आपको ये 3 साइड्स पे, साढ़े 3 साइड्स पे लिखो। फिर आपका जो फ़ोकस है वो ये है एक्सप्लेन इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस, चैलेंजेस इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। क्या एडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, चाइना को कौन से चैलेंजेस हैं, क्योंकि सीपैक इज़ नॉट ऑल अबाउट पाकिस्तान ना, उसने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस है, उसने सीपैक के प्रोजेक्ट की चैलेंजेस की बात की है। तो चाइना की तरफ से भी चैलेंजेस है वो भी डिस्कस करो, पाकिस्तान की तरफ से जो चैलेंजेस है वो भी डिस्कस करो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करो। मतलब आप इसमें इंटरनेशनल जोन में भी रह के और नेशनल जोन में भी रह के ढेरों चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो फोकस करना है वो आपका पोटेंशियल एडवांटेजेस, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे है। तो एग्जामिनर का आइडिया देखा करो। हमजा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट कर दो अपने वॉइस, ठीक है। आपने ये चीज समझनी है कि एग्जामिनर जब आपको कोई क्वेश्चन देता है तो वो मतलब देखो ना, हम जब पोइट्री भी पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कहाँ पे वो जो एग्जामिनर है वो फोकस कर रहा है, वो किस चीज की डेप्थ में जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे जब उसने बोला है ना कि लाइक मैं कहाँ पे हूँ जी, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट जस्ट वेट अ व्हाइल, हम डिस्कस कर रहे थे सीपैक। तो जहाँ पे उसने बोला ना एक्सप्लेन इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस, वो यहाँ पे डेप्थ दे रहा है। जब उसने बोला है कि एक्सप्लेन द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, और किसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स, रशिया यूक्रेन पे, तो वो यहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट दे रहा है, यहाँ पे वो वजन दे रहा है। तो आपने ये चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 15 2022 will be a historic date in humanity's history, because at this date the earth population reached to 8 billion mark। ये एक स्टेटमेंट है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। उसने क्या कहा है कि आज के दिन जो है ये एक हिस्टोरिकल डे, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जो आबादी है वो 8 बिलियन मार्क पे पहुंच चुकी है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्रिटिकली डिस्कस, ठीक है। अब आपने वैल्यूएशन करनी है, आपने जो इश्यूज एंड डिबेट करनी है वो, अब जब उसने क्रिटिकल कह दिया वो इस चीज पे करनी है। क्या कह रहा है, क्रिटिकली डिस्कस दैट द 21st century is the century of rapid population growth which has a devastating negative impact in the world, ठीक है। वो कह रहा है कि आप बताओ कि किस तरह ये जो वर्ल्ड है 21st सेंचुरी है ये पॉपुलेशन ग्रोथ की है, किस तरह ग्रोथ ज्यादा है, क्या इश्यूज है, उसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन द स्वीयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विच विल इफेक्ट टू एवरी कंट्री ऑन द अर्थ। तो आपका ये जो नवंबर 15 वाला एरा है ना, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस एक हल्की सी इस पे स्टेटमेंट देनी है कि जी इस तरह 8 बिलियन मार्क हो गया और ये, लेकिन आपका पूरा फोकस ये है कि रैपिड पॉपुलेशन जो है उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए वर्ल्ड पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी वजह से क्या इश्यूज आ सकते हैं, कंट्री के सर्वाइवल में क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सारा फोकस इस पे होगा। तो मैं ये सिर्फ आपको लेक्चर पढ़ाने से पहले ये जो फिनोमिना है कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने चाहिए। ये देखो, अब इसमें कहीं पे भी आपको हिस्ट्री इतनी नजर नहीं आ रही है कि आपने हिस्ट्री पे डिबेट करनी है। अगर वो हिस्ट्री देता भी है ना तो वो इस तरह से देता है कि उस चीज का कोर कनेक्शन क्या था, उस चीज कोई भी पैक्ट है तो उसका कोर इशू क्या था, कोई भी जैसे कि फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका कोर इशू क्या था, ठीक है। तो या इस बेस पे आके आप थोड़ी हिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ही रहना है। आपका फ्यूचर, आपका फोकस जो है वो बिल्कुल करंट कॉम्प्लिकेशंस पे होगा।
जी, जी, ऑब्वियसली शहज़ाब वेरी गुड वन। आप ऑब्वियसली केस स्टडीज़ डाल सकते हो, आप चाइना का केस स्टडी डाल सकते हो, आप जो है वो माल्थुसियन थ्योरी का केस स्टडी डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते? इट्स अ गुड वन, ठीक है? अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगी कल से इंशाल्लाह। इसराइल फ़लस्तीन जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, और अयाज़ जो आपको इश्यू है, और ऑब्वियसली आई नो कि ये इश्यू सबको होगा कि नोट्स हमें नहीं मिलते, वो मैं आज अभी आफ्टर टेकिंग ऑल द कंसेक्टिव लेक्चर्स ऑफ टुडे, जब मैं 11 बजे आपकी वो क्लास लूँगी, उसके बाद जो है वो मैं नोट्स भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? बाकी जो मैंने स्केड्यूल भेजा है हर ग्रुप में उसको फ़ॉलो करो, और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो टॉपिक वाइज़ है, टॉपिक वाइज़ ही होगा, जो टॉपिक पहले है उसे ही कवर करेंगे, टॉपिक वाइज़ होगा, क्लास वाइज़ होगा, ठीक है? बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे